हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। साथियों, आज अपन बात कर रहे थे विषय निर्माण की विधियों की। विषय निर्माण की जो विधियां हैं उसमें अपन ने जो देख लिया था, शुरू की जो अपन ने जो 3 विधियां हैं वो देख ली थी, जिसमें अपन ने फ्यूजन थी, डाइसेक्शन था, डेनोडेक्शन था, लोज असेंबलेज था, लेमिनेशन था। इन विषय के बारे में अपन ने चर्चा कर दी थी। अब आज अपन जो चर्चा करेंगे वो जो विधि है एक विलयीकरण यानी फ्यूजन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आसवन के बारे में चर्चा करेंगे, पुंजन के बारे में चर्चा करेंगे और क्लस्टरिंग यानी समूहन के बारे में चर्चा करेंगे और इनके क्वेश्चन निकालेंगे। आज ये जो टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इस विधि की बात करेंगे जो विधि आती है पहली, विलयीकरण। बाकी जो अपन ने जो 3 विधियां देख ली थी, आज जिस विधि की बात कर रहे हैं वो विलयीकरण विधि की बात करेंगे यानी फ्यूजन की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आप पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी ये क्लास पहुंचे और सभी को ये जो अपनी जो क्लास है शेयर जरूर कर दीजिए। आज जिस टॉपिक की अपन बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है विलयीकरण, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्यूजन। इसमें क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अपनी जितनी भी विधियां पढ़ रहे हैं इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट का निर्माण होता है, सब्जेक्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जो विधि जो विधि है उसकी बात करेंगे वो है विलयीकरण। विलयीकरण की बात करेंगे यानी नाम से स्पष्ट हो जाता है, इससे नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विलयीकरण क्या होता है। यानी दो विलयन होते हैं और दोनों विलयन मिलकर एक नए विलयन का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विलयीकरण बोलते हैं। यहां पर कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि दो सब्जेक्ट है, दो मेन सब्जेक्ट है, दोनों मिलकर एक नए विषय का निर्माण कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, विलयीकरण कहलाता है। पहले तो आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि जो विलयीकरण है ये कब आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1960 में आया था। कब आया था, 1960 में। और किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। विलयीकरण कब दी गई थी, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, 1960 में। दो विधियां आई थी, एक तो आसवन आई थी, एक विलियन आई। कौन सी आई थी, तो विलियन, एक आसवन। दो विधियां किनके द्वारा दी गई, रंगनाथन के द्वारा दी गई। इसमें क्या होगा, दो विषयों को दो विषयों को दो विषयों को दो विषयों को आपस में मिलाकर दो विषयों को आपस में मिलाकर दो विषयों को आपस में मिलाकर नए विषय का या नवीन विषय का नए विषय का नए विषय का निर्माण किया जाता है। नए विषय का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। तो यह चीज क्या कहलाएगी मेरे विद्यार्थियों, विलयीकरण कहलाएगी। भाई 1960 में रंगनाथन द्वारा दी गई। इसमें क्या होगा, दो विषय हैं, दोनों विषय मिले और नए विषय का निर्माण कर दिया। इसमें मेन इंपोर्टेंट यह है कि ये दो विषय मिलकर नए विषय का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जो दोनों विषय मिले ना, वो अपने जो गुण और अस्तित्व क्या हो जाता है, उनमें समाप्त हो जाता है और नए विषय का निर्माण हो जाता है। जो नए विषय का निर्माण हो जाता है तो दो विषय मिलते हैं ना, उनका कोई गुण नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, एक नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है। ये खासियत इस बात में। दो विषय तो अपन सब जगह मिला रहे हैं, लेकिन इसमें यह बात है कि दोनों विषय मिलकर नए विषय का निर्माण करते हैं और जो जो दोनों विषय थे उनके जो गुण थे ना, वो सब गुण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसे क्या बोलेंगे, विलयीकरण बोलेंगे। अब यहां पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल देता हूं प्रिय विद्यार्थियों। तो देखेंगे एग्जाम्पल यहां पर मैं देखूंगा आपके लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपके लिए जैसे दो विषय हो गए, दो विषय, एक तो एस्ट्रोनॉमी हो गया, एक फिजिक्स हो गया। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स।
यहां पर एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। इसको तो मान के चलो आप एस्ट्रोनॉमी, इसको तो मान के चलो एस्ट्रोनॉमी। और एक अगला जो सब्जेक्ट है ये वाला, इसे मानो फिजिक्स, इसे मानो फिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स दोनों विषय मिले और जो नया सब्जेक्ट निकल के आया ये वाला, ये क्या निकल के आ गया, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। तो नए विषय का निर्माण हुआ, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स दोनों विषय मिले और नए विषय कौन सा बना, एस्ट्रोफिजिक्स बना। तो कुल मिलाकर बात समझ में आ गई, दो विषय मिल रहे हैं, नए विषय का निर्माण कर रहे हैं, तो चीज क्या बन जाएगी, विलयीकरण कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगा, विलयीकरण कहलाएगा। यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स। एग्जाम्पल इसके याद रख लेना आप, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, एक तो आ जाएगा बायोफिजिक्स, इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जियोफिजिक्स, ठीक है, बायोफिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स से मिलकर, जियोलॉजी और फिजिक्स से मिलकर ये नए सब्जेक्ट बने हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जियोफिजिक्स, बायोलॉजी। इसके अलावा एस्ट्रोकेमिस्ट्री भी ले सकते हो, एस्ट्रोफिजिक्स लिया, एस्ट्रोकेमिस्ट्री भी ले सकते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रो केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर एजुकेशन साइकोलॉजी भी ले सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी ले सकते हो आप यहां पर। ये एग्जाम्पल हो गई, यानी दो विषय मिलकर नए विषय का निर्माण कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर क्या कहलाएगा कि विलयीकरण हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बायोफिजिक्स में दो विषय हैं, जियोफिजिक्स में दो विषय हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में भी दो विषय हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में दो विषय हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी में भी दो विषय हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर नए विषय का निर्माण कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। तो क्या हो, ये जितने भी एग्जाम्पल है आपके सामने, ये किसके माने जाएंगे, विलयीकरण के। ठीक है, तो विलयीकरण 1960 में रंगनाथन द्वारा दो विषय को मिलकर नए विषय का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो विषय मिलते हैं वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, उसके गुणधर्म सब खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ पर बन जाएगा आपका। इसके अलावा एग्जाम्पल बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोनोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे विलयीकरण के। ठीक है, नेक्स्ट विधि अपन देखते हैं, नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, ये विलयीकरण होता है खत्म। नेक्स्ट विधि की बात कर लेते हैं, आसवन। नेक्स्ट विधि कौन सी आ जाती है, आसवन। नेक्स्ट विधि की बात कर लेते हैं, आसवन की बात कर लेते हैं। ठीक है, आसवन डिस्टिलेशन। ठीक है, ये आपको पता है ये कब दी थी, 1960 में। और किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। 1960 में किसके द्वारा दी गई, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दी गई थी आसवन। ठीक है, डिस्टिलेशन बोलेंगे इससे इंग्लिश में। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आसवन। आसवन विधि अपन पढ़ रहे हैं, डिस्टिलेशन यानी ज्ञान जगत का क्या कर रहे हैं अपन, आसवन कर रहे हैं, ज्ञान जगत का अपन शुद्धिकरण कर रहे हैं। और ये विधि दी गई थी 1960 में, किसके द्वारा, रंगनाथन जी के द्वारा
दी गई थी। यहां पर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ज्ञान जगत का आस्वान किया जाता है और जो मिश्रण में जो अवशेष जो प्राप्त होता है वो शुद्ध विषय कहलाता है। तो यहां पर इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं आपके सामने कि इसमें ज्ञान जगत का आस्वान किया जाता है। ज्ञान जगत, ज्ञान जगत का आस्वान किया जाता है। ज्ञान जगत का आस्वन, ज्ञान जगत का आस्वन किया जाता है। ज्ञान जगत का आस्वन किया जाता है, ठीक है, जो मिश्रण में प्राप्त अवशेष, जो मिश्रण में प्राप्त अवशेष वह शुद्ध विषय कहलाता है। शुद्ध विषय कहलाता है, शुद्ध विषय कहलाता है। बात समझ में आ गया आप लोगों के कि ज्ञान जगत का आस्वान किया जाता है। जो देखो क्या होता है, ठीक है, पूरा ज्ञान जगत है जिसमें तथ्य विचार सभी होते हैं, ठीक है, उनका क्या किया जाता है, आस्वान किया जाता है। ठीक है, आस्वान करने के बाद जो चीज अवशेष रह जाती है ना, वही शुद्ध विषय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, शुद्ध विषय कहलाता है या शुद्ध विषय कहा जाता है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साइंस की भाषा में देखो बहुत सारे केमिकल होते हैं, ऐसे अपन समझ सकते हैं जैसे पानी है, ठीक है, पानी को अपन गर्म करेंगे तो उसके जो हेलो, तो बात समझ में आ गया आप लोगों के कि ज्ञान जगत का आस्वान किया जाता है और जो मिश्रण होता है, जिसका जो अवशेष होता है, वो जो अवशेष प्राप्त होता है उसमें सिर्फ वो क्या कहलाता है, शुद्ध विषय कहलाता है। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट अपन को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट अपन को प्राप्त हुआ प्राइमरी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो चीज प्राप्त होती है वो शुद्ध विषय प्राप्त होता है, यानी प्राथमिक विषय प्राप्त होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आसवन विधि में किस प्रकार के विषय प्राप्त होते हैं, तो प्राथमिक विषय प्राप्त होते हैं, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई आप लोगों की। अब आगे जो अपन जो बात करते हैं यहां पर, इसके जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये चीज आपके समझ में आ गई कि ज्ञान जगत का आस्वान किया जाता है। आस्वान करने के बाद जो विषय प्राप्त होते हैं अपन को, मिश्रण में जो विषय प्राप्त होते हैं अवशेष के रूप में, वही क्या कहलाएगा, अपने जो नया विषय कहलाएगा। और नए विषय किस विधि से प्राप्त हुआ, आस्वान विधि से, यानी प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट अपन को प्राप्त होता है, यानी प्राथमिक सब जो विषय अपन को इससे इस विधि से प्राप्त होंगे। यहां पर 1971 में ये
दो भागों में विभक्त किया। ठीक है, 1971 में दो भागों में 1971 में दो भागों में विभक्त किया। ठीक है, 1971 में दो भागों में विभक्त किया। तो पहले भाग का नाम क्या है? आसवन। आसवन फर्स्ट, आसवन सेकंड। ठीक है, 1971 में दो भागों में विभक्त किया, आसवन फर्स्ट और आसवन सेकंड। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आसवन को कितने भागों में विभक्त किया, तो आसवन को दो भागों में, आसवन फर्स्ट और आसवन सेकंड। बात क्लियर हो गई। तो आसवन अपन पढ़ रहे थे, आसवन 1960 में दी गई रंगनाथन द्वारा। डिस्टिलेशन बोलेंगे इंग्लिश में। ज्ञान जगत का आसवन किया जाता है, जो मिश्रण में जो प्राप्त अवशेष होता है वो शुद्ध विषय कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, शोध विधि। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल आ जाएगा, पहला जो एग्जाम्पल है, यहां पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वह है शोध विधि। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शोध विधि या प्रविधि भी बोल दो इसे, शोध विधि। इसका एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शोध की विधि आ जाएगा एक एग्जाम्पल। इसके अलावा सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिक एनालिसिस, यानी रिसर्च मेथड आ जाएगा, स्टैटिकल एनालिसिस आ जाएगा, प्रबंध विज्ञान, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी अपन कर सकते हैं, प्रबंध विज्ञान, प्रबंध विज्ञान। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेगा कि शोध विधि किसका एग्जाम्पल है, सांख्यिकी विश्लेषण किसका एग्जाम्पल है, प्रबंधन विज्ञान किसका एग्जाम्पल है। तो ये सब आसवन विधि के हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन, माइक्रोबायोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री भी इसका एग्जाम्पल है, फॉरेस्ट्री भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी आसवन के जितने भी जो एग्जाम्पल है मैंने आपके लिए बता दिए। शोध विधि, शोध विधि, सांख्यिकी विश्लेषण, प्रबंध विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेस्ट्री, मेट्रोलॉजी, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? आसवन जो विधि है, डिस्टिलेशन जो मेथड है, उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे, 100% क्वेश्चन बनेंगे। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, वो यहां पर इस एग्जाम्पल से आएंगे आपके लिए। आपसे पूछेगा कि प्रबंध विज्ञान किसका एग्जाम्पल है, तो आसवन विधि के एग्जाम्पल है। कि विषय निर्माण की विधियों में प्रबंध विज्ञान, सांख्यिकी विश्लेषण, माइक्रोबायोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये सब किसके एग्जाम्पल माने जाएंगे? आसवन विधि के एग्जाम्पल माने जाएंगे। किसके माने जाएंगे? आसवन विधि के एग्जाम्पल माने जाएंगे। तो यहां पर अपने सामने एक तो अपन ने विलयन पढ़ लिए, विलयन में दो या दो से अधिक विषय मिलकर एक नई विषय का निर्माण करते हैं, लेकिन यहां पर गुण धर्म सब खत्म हो जाते हैं, नए विषय का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बताया था कि एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स दोनों मिलकर एस्ट्रोफिजिक्स बना लेते हैं। और यहां पर क्या होगा आसवन में कि यहां पर कुल मिलाकर जैसे ये पानी है, ठीक है, और पानी में बहुत सारा मिश्रण, बहुत सारी चीजें मिली हुई है। ठीक है, अब यहां पर इसमें इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करके कुछ चीजें तो भाप बन के उड़ जाएगी, और जो नीचे की जो चीज बचेगी वो क्या चीज मिलेगी? शुद्ध चीज मिलेगी। तो शुद्ध चीज मिलेगी, यानी यहां पर प्राइमरी यानी प्राथमिक विषय अपन को प्राप्त हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो आसवन के जितने भी एग्जाम्पल है, शोध विधि, सांख्यिकी, प्रबंध विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेस्ट्री, मेट्रोलॉजी,
ये सब किसी के हैं? आसवन के हैं। आगे चलते हैं, आगे अपन जो बात कर लेते हैं, आगे विधि आती है संचयन। संचयन विधि की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? संचयन की अपन बात कर लेते हैं। संचयन की अपन बात कर लेते हैं। संचयन यानी संचयन को प्रिय विद्यार्थियों अपन यहां बोलते हैं पुंजयन। पुंजयन भी अपन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंजयन। संचयन को अपन क्या बोलते हैं? पुंजयन। पुंजयन। यहां पर इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं एग्लोमरेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्लोमरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशन बोलते हैं। संचयन, पुंजयन, एग्लोमरेशन, संचयन पुंजयन बोलते हैं और इंग्लिश में एग्लोमरेशन बोलते हैं। यहां पर इस विधि की जो खासियतें हैं कि इसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें दो या दो से अधिक विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं या एक वृहत विषय का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाएगी? संचयन पुंजयन कहलाएगी। बात आगे समझ में? इसका जो पूर्व में नाम था वो आंशिक समावेशी था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसका पूर्व में नाम, आपसे पूछेगा कि इसका पूर्व में नाम क्या था, तो आप बता दोगे कि आंशिक समावेशी। तो आंशिक समावेशी, आंशिक समावेशी, आंशिक समावेशी। ठीक है, पार्शियल कंप्रेहेंशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो पूर्व में नाम आंशिकी समावेशी इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ठीक है, या आंशिक समावेशी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आंशिक समावेशी इसका नाम हो जाएगा। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इसका नाम क्या दिया? अधिव्यापकत्व पद। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन ने अधिव्यापकत्व बोला इसे, अधिव्यापकत्व। ठीक है, अधिव्यापकत्व इस पद से बोला। ठीक है, इसका जो नाम है किस पद से बोला? अधिव्यापकत्व बोला। किसको? संचयन और पुंजयन को। ठीक है, अधिव्यापकत्व पद बोला इसे। किसे बोला? संचयन और पुंजयन को। ठीक है, अब यहां पर इस विधि में क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, तो इसकी मैं डेफिनेशन आपके लिए बता देता हूं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि दो या दो से अधिक विषय मिलकर, नए विषय का निर्माण करते हैं। नए विषय का निर्माण करते हैं, वो चीज क्या कहलाएगी? संचयन पुंजयन कहलाएगी। कि दो या दो से अधिक विषय मिलकर नए विषय का निर्माण करते हैं या वृहत विषय का निर्माण करते हैं। वृहत विषय का निर्माण करते हैं। वृहत विषय का निर्माण करते हैं। वृहत विषय का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, यानी बड़े विषय का निर्माण करते हैं। वही चीज क्या कहलाएगी? संचयन पुंजयन कहलाएगी। अब आप बोल रहे हो कि गुरुजी विलियन में भी आपने दो या दो से अधिक विषय मिला दिए, और यहां पर इसकी बात करें, यहां पर आसवन में मिश्रण कर दिया। और इसके अलावा देखते हैं जो आपके लिए मैंने यहां पर बताया कि वृत्त विषय। अब मैंने वृत्त विषय इसीलिए लिखा है कि बहुत सारे विषय मिलकर नए विषय का निर्माण कर रहे हैं। देखो ये बहुत सारे विषय हैं, ये इतने सारे विषय हैं, ठीक है, ये इतने सारे विषय हैं, ये इतने सारे विषय हैं, लेकिन एक बड़े विषय का क्या कर रहे हैं? ये निर्माण कर रहे हैं। तो ये किस विधि के माध्यम से होगा? संचयन के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से? संचयन के माध्यम से। तो आपके सामने अगर परिभाषा आए कि दो या दो से अधिक विषय मिलकर एक वृहत
विषय का निर्माण करते हैं वही चीज क्या कहलाएगी, एग्लोमरेशन या संचयन पूंजन कहलाएगी। तो बात आगे बिल्कुल आप लोगों के समझ में क्लियर हो गया मामला। तो यहां पर मैं समझा दूं आपके लिए, जैसे कॉलोन क्लासिफिकेशन में अपन देखेंगे इस प्रकार का त्रिभुज अपन देखने को मिलेगा। तो इधर के जो 13 सब्जेक्ट और इधर के 13 सब्जेक्ट, ये भी दो भागों में बटे हैं 13। तो इधर के जो ये 13 सब्जेक्ट है ना, ये ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक के, इनको नेचुरल साइंस के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया, नेचुरल साइंस। यानी 13 सब्जेक्ट मिलकर नेचुरल साइंस का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। यानी 13 सब्जेक्ट नेचुरल साइंस के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा यहां पर ये कुछ जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आएंगे और यहां पर सोशल साइंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे विषय मिलकर नए सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं और वही चीज क्या कहलाएगी, संचयन पूंजीयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संचयन पूंजीयन कहलाएगी। बात क्लियर है। अब देखो यहां पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल भी बता देता हूं। एग्जाम्पल देखो, यहां पर नेचुरल साइंस एग्जाम्पल हो जाएगा, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एग्जाम्पल कौन से हैं, तो एक एग्जाम्पल तो यहां पर नेचुरल साइंस, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसे याद रख लेना। नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, सोशल साइंस हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, संचयन और पूंजीयन के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, संचयन पूंजीयन के एग्जाम्पल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि संचयन को क्या बोलते हैं। अपन यहाँ पर आंशिक समावेशी, पार्शियल कंप्रेशन बोलेंगे। और अर्धव्यापक तो पद जो किसने बोला, इसे डॉक्टर रंगनाथन ने बोला। और इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक मुख्य विषय मिलकर नए एक सामान्य विषय का निर्माण करते हैं या एक वृत्त विषय का निर्माण करते हैं, वह चीज क्या कहलाएगी, यहाँ पर क्या कहलाएगी, संचयन पूंजीयन कहलाएगी। ठीक है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमैनिटीज, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, संचयन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर कहें कि इसको कितने भागों में, इसके कितने प्रकार हैं, तो इसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। तो यहां पर पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन फर्स्ट। और सेकंड प्रकार हो जाएगा एग्लोमरेशन सेकंड। ठीक है, 2 प्रकार है इसके। आपसे पूछेगा कि संचयन पूंजीयन को कितने प्रकार है, कि 2 प्रकार है, एग्लोमरेशन फर्स्ट और सेकंड। ये जरूर याद रख लेना कि आंशिक समावेशी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आंशिक समावेशी से बोला जाता है। अब अगली जो विधि है वो लास्ट विधि आ जाती है। लास्ट विधि का नाम है समूहीकरण, क्लस्टरिंग। ठीक है, जो लास्ट विधि का नाम है उसका नाम है समूहीकरण, समूहीकरण। ठीक है, लास्ट विधि का नाम क्या आ जाएगा, समूहीकरण आ जाएगा। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है, समूहीकरण, क्लस्टरिंग बोलेंगे। ठीक है, समूहीकरण, क्लस्टरिंग बोलेंगे। ये लास्ट विधि है। तो इस विधि के बारे में देख लेते हैं। खुद बोल रहा है कि समूह, खुद बोल रहा है समूह। देखो किसी विषय में, कोई भी विषय है उसमें समूह द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वही समूहीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर जो ये समूह का अर्थ होता है, समूह का जो समूह है ना उसका अर्थ होता है। अब इस समूह का अर्थ क्या होता है, समूह का जो अर्थ है यानी क्लस्टर, अपन कह सकते हैं यहां पर क्लस्टर, क्लस्टर, क्लस्टर का जो अर्थ होता है यह बंडल या गुच्छे से है। ठीक है, तो इसे अपन कह सकते हैं बंडल, बंडल या गुच्छा, बंडल या गुच्छा। आपसे पूछेगा कि क्लस्टर का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि बंडल या गुच्छा, बंडल या गुच्छा आपको बता देना है। ठीक है, बंडल या गुच्छा। ठीक है, बंडल या गुच्छा आप लोगों को बता दें कि क्लस्टर का अर्थ क्या है, बंडल या गुच्छा। ठीक है, और यहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसे क्या बोला,
डॉक्टर रंगनाथन। डॉक्टर रंगनाथन ने इसे सब्जेक्ट बंडल की संज्ञा दी। ठीक है, क्या बोला इसे? सब्जेक्ट बंडल। क्या बोला इसे? सब्जेक्ट बंडल बोला। ठीक है, क्या बोला? सब्जेक्ट बंडल। यानी आपसे बोलेगा कि सब्जेक्ट बंडल किसे कहा गया, तो समूहीकरण को कहा गया। किसे कहा गया? समूहीकरण को कहा। सब्जेक्ट बंडल किसने कहा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सब्जेक्ट बंडल कहा। किसे? समूहीकरण को। क्लस्टर का अर्थ क्या होता है? बंडल होता है या गुच्छा होता है। ठीक है, और यहां पर 1971 में जो नील मेगन था, ठीक है, 1971 में जो नील मेगन ने क्या किया? समूहीकरण के स्थान पर समूहीकरण यूज किया। ठीक है, समूहन के स्थान पर समूहीकरण यूज किया। ठीक है, 1971 में नील मेगन, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का शिष्य था, नील मेगन ने समूहन की जगह समूहीकरण शब्द का प्रयोग किया। समूहीकरण शब्द का प्रयोग किया। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि 1971 में नील मेगन ने समूहन के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया, तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि समूहीकरण आना चाहिए। समूहीकरण आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। इसमें जो कई विषय होते हैं वो आपस में गुच्छे की तरह होते हैं। ठीक है, इस समूहीकरण में क्या होता है? कई विषय गुच्छों के रूप में होते हैं। कई विषय गुच्छों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि समूहीकरण में जो कौन सी विधि में विषय गुच्छों के रूप में होते हैं। ठीक है, गुच्छों के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, गुच्छों के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, गुच्छों के रूप में जुड़े होते हैं, परंतु क्या होता है? वो आपस में अलग हो जाते हैं। परंतु वो आपस में अलग हो जाते हैं। परंतु वह आपस में अलग हो जाते हैं। परंतु वो आपस में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने ये परिभाषा आए कि कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कई विषय गुच्छों के रूप में होते हैं परंतु वो आपस में अलग हो जाते हैं, तो कौन सी विधि कहलाएगी विषय निर्माण की? समूहीकरण विधि कहलाएगी। देखो क्या होता है, ये कोई विषय है। ठीक है, ये कोई विषय है। अब अपन कह सकते हैं ये समुद्री विज्ञान है। ठीक है, समुद्री विज्ञान। ठीक है, अब समुद्री विज्ञान के पक्ष के ही समुद्र विज्ञान के पक्ष है ये बहुत सारे साइंटिस्ट है, ये समुद्री विज्ञान से रिलेटेड ही है, लेकिन सबका पक्ष अलग अलग है। समुद्री विज्ञान इसी पक्ष के समुद्री विज्ञान पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, रिसर्च करके जो चीज निष्कर्ष के रूप में निकल के आए, ठीक है, निष्कर्ष के रूप में जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ उसकी एक पुस्तक क्या कर देंगे? प्रकाशित कर देंगे। एक पुस्तक क्या कर देंगे? प्रकाशित कर देंगे। यानी नए सब्जेक्ट का निर्माण हो गया समूहीकरण से। यानी अनेक दलों और समूहों द्वारा एक ही विषय पर अध्ययन किया जाता है और जो चीज निष्कर्ष के रूप में निकल के आती है वही नया सब्जेक्ट बन जाता है और उसकी एक किताब प्रकाशित कर देते हैं। वही चीज क्या कहलाएगी? समूहीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समूहीकरण कहलाएगी। जैसे जापानी विद्या है तो जापानी विद्या से रिलेटेड जितने भी विद्वान है ना उस पर रिसर्च करेंगे, सब अलग अलग रिसर्च
रिसर्च करके जो भी निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्ष निकाल के किताब प्रकाशित कर देंगे, वही चीज क्या कहलाएगी, समूहीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समूहीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने, लिख देता, एक विषय पर भिन्न भिन्न विषयों के एक विषय पर भिन्न भिन्न विषयों के विशेषज्ञ एक विषय पर भिन्न भिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपने अपने दृष्टिकोण से शोध, ठीक है, एक विषय पर भिन्न भिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपने अपने दृष्टिकोण से शोध व अनुसंधान कार्य करते हैं। शोध व अनुसंधान कार्य करते हैं। देखो मैंने यहां पर क्या चीज लिखी कि एक विषय पर भिन्न भिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपने दृष्टिकोण से शोध व अनुसंधान कार्य करते हैं तथा उसी के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है उसी के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, उसी के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है तथा निष्कर्ष एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है निष्कर्ष एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है। एक पुस्तक के रूप में क्या किया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है। वही चीज क्या कहलाएगी, समूहीकरण कहलाएगी। देखो एक विषय पर भिन्न भिन्न विशेषज्ञ अपने दृष्टिकोण से शोध अनुसंधान करते हैं, उसी के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वो निष्कर्ष एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दी जाती है। जैसे लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान है, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी विद्वान हैं वो इस सब्जेक्ट पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके अपने अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालेंगे तो उसको जो भी निष्कर्ष निकले उसके किताब के रूप में प्रकाशित कर देंगे और वही चीज क्या कहलाएगी, समूहीकरण कहलाएगी। और इसके अलावा आपको बता दूं यहां पर इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ओशियन साइंस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान रखना है इसके, ओशियन साइंस, ठीक है, स्पेस साइंस, ठीक है, सरफेस साइंस, ठीक है, इंडोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, इंडोलॉजी, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है इंडोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा गांधीयाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओशियन साइंस हो गया, स्पेस साइंस होगी, सरफेस साइंस होगी, इंडोलॉजी होगी, गांधीयाना होगी। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, ये किसके एग्जाम्पल है, समूहीकरण के एग्जाम्पल है। मास कम्युनिकेशन, सरफेस साइंस, इसके अलावा सोइल साइंस, ठीक है, यहाँ पे SOIL, ठीक है, सोइल साइंस, सरफेस साइंस, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है। जापानी विद्या, निपोनोलॉजी, ठीक है, निपोनोलॉजी भी इसका एग्जाम्पल है। जापानी विद्या, निपोनोलॉजी,
लोजी। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, यहां पर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, समूहीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा डिफेंस साइंस, ठीक है, डिफेंस साइंस, डिफेंस डिफेंस साइंस, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल याद रखना जिससे मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो समूहीकरण देखते हैं एक बार अपन इसे, समूहीकरण क्लस्टर, ठीक है, बंडल या गुच्छा बोलते हैं। रंगनाथन ने सब्जेक्ट बंडल कहा है। 1971 में नील मेगन ने समूहन की जगह क्या बोला, समूहीकरण बोला। क्या बोला, समूहीकरण बोला। और इसमें क्या होता है, कई विषय गुच्छों के रूप में हो जाते हैं, गुच्छों के रूप में होते हैं, लेकिन वो आपस में अलग भी हो जाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पर कोई विषय है, उस पर अनेक जो विद्वान है, जो साइंटिस्ट है, वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद अपने जो भी निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते उसकी किताब प्रकाशित कर देते हैं, और प्रकाशित कर देते हैं, नए विषय का निर्माण होता है। वही चीज क्या कहलाएगी, समूहीकरण कहलाएगी। ओशियन साइंस, स्पेस साइंस, सोइल साइंस, सरफेस साइंस, इंडोलॉजी, गांधीयाना, मास कम्युनिकेशन, निपोनोलॉजी, डिफेंस साइंस, ये सब किसके एग्जाम्पल है, समूहीकरण की। तो आज अपन ने समूहीकरण देखा, संचयन पुंजयन देखा, आसवन देखा, अपन ने विलयीकरण देखा। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हैं। पहला क्वेश्चन है, शैक्षणिक मनोविज्ञान किसका उदाहरण है। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान डायरेक्ट आपके लिए बताया था मैंने, शैक्षणिक मनोविज्ञान किसका है, तो यहां पर फ्यूजन इसका आंसर आ जाएगा। 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2024। अगला है खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी एग्जाम्पल मैंने बताया आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी फ्यूजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूभौतिकी, जियोफिजिक्स, ये भी मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बताया था। और देखो 2019 के छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल में, गुवाहाटी हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री, तो आंख बंद करके लगा देना कि फ्यूजन इसका राइट आंसर है। कितने बड़े बड़े एग्जाम में आया गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, मिजोरम डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है उसमें भी आया है, जम्मू कश्मीर वाले में भी आया है, केरला में भी आया है। तो कितनी बार पूछा गया है बायोकेमिस्ट्री, तो याद रख लेना, फ्यूजन आंसर आ जाएगा इसका। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री किसका उदाहरण है, तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री यहां पर ये भी किसका है, फ्यूजन का। एनवीएस 2022 में लेटेस्ट पूछा गया है। जियो प्रौद्योगिकी, तो ऑटोमेटिक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किसका उदाहरण है, फ्यूजन का उदाहरण है। एग्जाम में आए क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरी तरफ से लिखे नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आसवन पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्वों में विषय के निर्माण के तरीकों में से एक को जन्म देता है। यहां पर डायरेक्ट याद रखें कि आसवन विधि से कौन से विषय का निर्माण होता है। तो मैंने डायरेक्ट बोला था आपके लिए कि यहां पर ये विषय भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। तो प्राइमरी सब्जेक्ट, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण होगा। DSSB 2021 में पूछा गया है। अगला है प्रबंधन विज्ञान, एक उदाहरण है। तो प्रबंधन विज्ञान किसका उदाहरण माना जाएगा, बताइए, प्रबंधन विज्ञान किसका उदाहरण माना जाएगा। तो यहां पर किसका माना जाएगा, डिस्टिलेशन यानी आसवन का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, डिस्टिलेशन यानी आसवन का उदाहरण माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां, तो डायरेक्ट लगा देना आंख बंद करके, डिस्टिलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 के जेट एग्जाम में पूछा है। अगला है निम्नलिखित में से किस विधा द्वारा अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान यानी रिसर्च हो रहा है, तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या आ जाएगा, डिस्टिलेशन आ जाएगा। राइट आंसर डिस्टिलेशन, आसवन। अगला है विषय बंडल कहा जाता है, विषय बंडल किसे कहा गया है। ठीक है, तो विषय बंडल किसे कहा गया है, क्लस्टर को विषय बंडल कहा गया है। क्लस्टर को पहले कहा जाता है, मैंने आपके लिए यहां पर हिंदी में लिखे बताया था कि आंशिक बंडल, आंशिक बंडल कहा तो मैंने आपके हिंदी में लिखा था, और इंग्लिश में बोला था पार्शियल कंप्रेहेंशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाता है इंडोलॉजी का उदाहरण है। इंडोलॉजी अभी बताया आपके लिए, इंडोलॉजी तो जापानी विद्या, तो क्लस्टर इसका राइट आंसर आ जाएगा, समूहीकरण।
समूहीकरण इसका राइट आंसर आ जाएगा, समूहीकरण राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ओशियनग्राफी किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट समूहन। अगला है उन लोगों के बीच बिना किसी विशेष व्यवस्था के संस्थाओं का एकत्रीकरण कहलाता है। बताओ क्या कहलाएगा? ग्रुपिंग एंड क्लस्टरिंग। अगला है विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। 2022 में पूछा गया है अध्ययन बोर्ड द्वारा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्लस्टर। तो ये विद्यार्थियों अपने जो पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी क्लास। क्वेश्चन भी कराए हैं, एग्जाम में आए हुए और आपके लिए टॉपिक भी समझाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।